आज शुरू में एक स्पष्टता करना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, ये प्री रिकॉर्डिंग है। प्री रिकॉर्डिंग मतलब कि नॉर्मली हम रविवार को जब ऑनलाइन हमारा लेक्चर होते हैं उसको ही रिकॉर्ड करते हैं, पर कल जो रविवार है 14 को मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ही ये लेक्चर को पढ़ के, ये मीटिंग पेपर्स को पढ़ के लेक्चर कर लूँ और यूट्यूब के ऊपर रख लूँ, ताकि ये ब्रेक ना हो, हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे और हर हफ्ते जो हम अपलोड करते हैं वो उसकी कंटिन्यूटी रहे। तो इस तरह ये एक अभी आज शनिवार को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको बाद में यूट्यूब पर चढ़ा दूँगा। अब लास्ट टाइम हमने 15th मीटिंग को हम देख रहे थे, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसके अंदर हम फूड डायग्राम के बारे में देख रहे थे और यहाँ तावरिया जी ने 49 पेज के ऊपर, डिस्कोर्सिस का 49 पेज है, डिस्कोर्सिस 1, उसके अंदर उन्होंने ये पूरा उसका पिक्चर बताया है और पिक्चर के साथ में वो ये जो है ऑक्टेव किस तरह काम करता है वो बताया है। पर समझने की बात ये है कि ये फूड ऑक्टेव जो है वो इन जनरल हम कह सकते हैं कि भाई वो कंप्लीट हुआ, पर हकीकत में वो कंप्लीट नहीं होता है। तो वो यहाँ उन्होंने बताया है। तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर 49 पेज के ऊपर जो नोट पढ़ोगे, इसमें फर्स्ट जनरेटिंग फोर्स बिटवीन मी एंड फा, दैट इज ग एंड म, इज ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन बट पुअर। अब डायग्राम में आप देखिए कि जो म और जो प है, जहाँ लीवर बताया हुआ है, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ उसको एयर का एक शॉक मिलता है, एयर का जो ऑक्टेव है वहाँ शुरू होता है और उसको एक एयर का एक पुश मिलता है यहाँ, जो क्योंकि ये ग और म के बीच में ये फंस गया है, डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर उसको ऐसा ब्लड मिले कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये फिर आगे बढ़ेगा। तो पहला गैप जो है, जो हम नॉर्मली देखते हैं कि ग और म के बीच में आता है, ये यहाँ आया है। तो उसको किस तरह ओवरकम किया जाता है, नेचर का प्रोविज़न क्या है, तो ये लीवर का इसके अंदर रोल है। अब लीवर का पहला काम तो ये है कि जब फूड जो है वो स्टमक में आता है और स्टमक में थोड़ा डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, उसके अंदर जाता है और उस वहाँ जो है, वहाँ लीवर से ये बाइल वगैरह जो है, उसके जो एंजाइम्स है वो यहाँ आते हैं छोटी आंत के अंदर और खाने को पूरा पचा देते हैं। फिर वहाँ जो छोटी छोटी नलिका होती है, कैपिलरीज होती है, वहाँ कैपिलरीज के अंदर खून होता है। तो जो खाना पच गया है वो खून के अंदर मिक्स हो जाएगा, वो खून के अंदर चला जाएगा और वो खून जो है वो घूमकर फिर लीवर में आता है। उसका एक कारण ये है कि कभी खुराक में कोई गलती नहीं है या खुराक में कोई जहर जैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो लीवर पहले उसको चेक करने का काम करता है और अगर ऐसा होता है छोटी मात्रा में तो लीवर इसको पकड़ लेता है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ लीवर के अंदर ये ब्लड आते हैं, वो ब्लड के अंदर एक तो जो हमने खाना खाया है, फूड है, वो उसके अंदर है, और दूसरा जो है वो फेफड़ों से जो हमारा जो ब्लड जो है, जो शुद्ध होके आया है, वही खून, वही जो शुद्ध होके आया है, उसके अंदर ही ये फूड मिल जाता है और फिर लीवर पर आता है। तो यहाँ जो लीवर पर आता है, तो यहाँ पल्मोनरी जो एक ब्लड है, वो ब्लड यहाँ आके उसको मिलता है, जैसे ये एरो के अंदर बताया हुआ है। देखो ऊपर लंग्स बताया है, हार्ट बताया है,
तो हार्ट के लंग्स के अंदर से शुद्ध होके हार्ट में के अंदर ब्लड जाता है और फिर वो ब्लड जो है वो लीवर के ऊपर आता है। तो वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इतना ज़्यादा है, एयर इतनी ज़्यादा है कि उससे वो जो खाने का जो हमने खाया है, जो लीवर में पहुंचा है ब्लड द्वारा, उसको वहाँ और एक रिचनेस मिलती है और इसको एक पुश मिलता है। फिर वो खाने जो है वो खून के अंदर जो रिच ब्लड है ऑक्सीजन वाला, वो पूरा शरीर के अंदर घूमता है और जो उसके अंदर का फूड है वो हर एक सेल्स को मिलता है। तो सेल्स को भी फूड पूरे बॉडी के अंदर मिल जाता है और सेल्स जो है वो रीजनरेट हो जाता है। अब यहाँ उसके आगे भी, ये तो एक पहला शॉक या पहला गैप है, दूसरा गैप उसके आगे आता है। तो कहते हैं सेकंड जनरेटिंग फोर्स सोल एंड ला, दैट इज प एंड द, इज सो वीक दैट इट डाइज। अब जो है यहाँ का जो है वो आगे कुछ प्रोसेस होती नहीं है, ये जो प और ध के बीच में फिर आता है, वहाँ उसको कोई पुश मिलता नहीं है, वो ऑक्टेव इनफैक्ट पूर्ण नहीं होता है। फिर भी वो खाना जो हमने खाया है उसमें से जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो तो हमें मिल जाता है, पर जो ऑक्टेव का कंप्लीट होना है वो यहाँ नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अदरवाइज द एनर्जीज ऑफ सेक्स सेल्स कुड बी सब्लिमेटेड। तो ये अगर ये ऑक्टेव कंप्लीट होता तो जो सेक्स के सेल्स की अंदर जो सेक्स एनर्जी पड़ी है वो सब्लिमेट हो जाती, वो सेक्स एनर्जी ऊर्ध्व गति उसकी हो जाती, उसका ऊर्ध्वीकरण हो जाता। पर नॉर्मल कोर्स में हम खाना खाते हैं, उससे कोई सेक्स का एनर्जी के ऊपर काम नहीं होता है। एक क्रूड थोड़ी सेक्स एनर्जी बनती है जो हमें प्रजोत्पत्ति के लिए जितनी ज़रूरी है इतनी बन जाती है, पर उसका जो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वीकरण जो है वो यहाँ नहीं होता है। और इसी माने में हम कह सकते हैं कि भाई ये जो ये है ऑक्टेव वो कंप्लीट नहीं होता है। वहाँ उसको क्या है कि पहले तो एयर का उसको पुश मिल गया ग और म के बीच में, पर यहाँ जो है वो प और ध के बीच में उसको इनकमिंग इम्पल्स का पुश मिलना चाहिए। तो इनकमिंग इम्पल्स का पुश तो उसको मिलता ही नहीं है, इसीलिए ये ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होता है। तो इतनी बात इसमें एक समझनी है, ये पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं। और दूसरी तो हमने मीटिंग पेपर्स के अंदर जो पढ़ रहे थे, तो एक और बात भी आई थी कि भाई ये इवोल्यूशन अभी हो रहा है। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि भाई पूरा एक इवोल्यूशन जो हो रहा है प्रकृति के अंदर, तो एक जो इंटेलिजेंस जो है वो भी बढ़ती जाती है। लोग के अंदर थोड़ी पहले से ज़्यादा, जो पहले जैसे कहते हैं ना गाँव थी लोग, उसके बदले में अभी थोड़ी इंटेलिजेंस लोगों के अंदर ज़्यादा है, बच्चों के अंदर तो खास देखी जाती है। और इसलिए बच्चे जो है वो पढ़ाई के लिए भी वो मतलब कि जो कठिन अभ्यासक्रम है वो भी उसके वो पढ़ लेते हैं। पर ये इवोल्यूशन जब होता है तो दोनों चीज़ का होता है, अच्छी चीज़ का भी इवोल्यूशन हो जाता है, साथ में कुछ जिसको हम ख़राब चीज़ या कुछ एबनॉर्मल चीज़ है ऐसी चीज़ों का भी इवोल्यूशन हो जाता है। तो शायद एक मेरा ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, सब चीज़ों की समझ इनको होती है और बहुत जल्दी मैच्योरिटी भी आ जाती है। पर उसके साथ साथ में एक ये भी देखा है कि उनके अंदर जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक जो विवेक या एक पोलाइटनेस, जो नम्रता है, ये वगैरह गुण आजकल के बच्चों में कम दिखाई देता है। टॉलरेंस बहुत कम दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों में वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं और संबंध तोड़ देते हैं। तो ये एक इनकी वीकनेस है। और कई बार कई बच्चे तो रूड और एरोगन भी हो जाते हैं, उद्धत हो जाते हैं, तो वो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते या समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत काफ़ी समझदार है,
तो उन लोगों से एक ये गलती हो जाती है, थोड़े रूड हो जाते हैं या कभी एरोगेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत ऐसा एक दो केस में नहीं है, आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के अंदर इस तरह की चीज़ें डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकृति का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके अंदर ये चीज़ अपने आप में ये इन लोगों के अंदर आ गई होगी। उसको कॉन्शियसली बाहर निकालना पड़ता है या फिर माँ बाप को ध्यान देके उसको समझाना पड़ता है कि ये चीज़ जो है वो गलत घुस गई है। तो ये एक आप ऑब्जर्वेशन करना तो आपको ये बात समझ में आएगी। और लास्ट में तावरिया जी ने पेज नंबर 50 पर हम जो पढ़ रहे थे कि भाई एक बात तो उन्होंने 24 घंटे 3 स्टेप करने के लिए फिर से यहाँ बात की है कि अगर 24 घंटे 3 स्टेप होता है तो हमारा जो ऑक्टेव है वो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो एक इसका उपाय यही है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि शाम को 4 बजे के बाद हम जो नहीं खाते हैं तो कहते हैं कि भाई 25 साल की उम्र के बाद अब ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा फूड की आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए फिर दिन में 3 बार 4 बार खाने की ज़रूरत नहीं है, 25 साल तक खा सकते हैं। बाद में 1 या 2 बार, शुरुआत में 2 बार और फिर एक बार दोपहर का भोजन ही काफ़ी रहता है। तो ये इतना हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए कि भाई हम रात का भोजन को आसानी से छोड़ सकें। तो ये बात यहाँ लास्ट में उन्होंने कही थी। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ जो है वो, स्लीप इफ़ इट इज़ टू बी करेक्ट ऑल आउटसाइड एंड इनसाइड स्टिमुलेशंस आर टू बी शट ऑफ। अब अगर जो नींद जो है वो सही ढंग से अगर हमको रात को नींद आती है तो जो है चाहे बाहर की या अंदर की जो उत्तेजना है वो शांत हो जाएगी, वो कट जाएगी, वो बंद हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि निद्रा जो है वो हमें सही ढंग में जो है वो जिसको सच्ची निद्रा कहते हैं, वो गहरी निद्रा कहते हैं। चाहे कुछ निद्रा का आवर्स कम भी हो पर अगर गहरी नींद आती है तो हम सुबह में फ्रेश उठ सकते हैं। या फिर अभी 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमें फ्रेश नींद नहीं आती है, तो जब उठते हैं तो इतनी फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। तो आउटसाइड एंड इनसाइड 2 प्रकार का स्टिमुलेशन होता है। तो मतलब कि बाहर भी कोई आवाज़, ये दूसरी कोई ऐसा स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए ताकि नींद में डिस्टर्बेंस हो। तो बाहर भी शांति होनी चाहिए, थोड़ी जितनी ज़रूरी है इतनी रूम के अंदर ठंडक होनी चाहिए, या ठंडी के दिन है तो थोड़ी वार्मनेस चाहिए। ये इस तरह का जो पूरा माहौल जो है, ऐसा शांत माहौल के अंदर जो हमारा जो बेड है वो भी स्वच्छ जो है वो होना चाहिए, अच्छी तरह साफ़ सुथरा, थोड़ी सुगंधी आए तो और अच्छा इसमें रहता है। तो इस तरह फिर भी और दूसरा कुछ मच्छर वगैरह के कुछ उपद्रव नहीं है वो भी देख लेना पड़ता है या उसका भी उपाय कर लेना पड़ता है। तो इस तरह की आउटसाइड की ये जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है, वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर इनसाइड के अंदर भी अब क्या होता है कि दिन भर में जो हम भागा भागी करते हैं, विचार करते हैं, बोल करते हैं, तो जब रात को सोने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अंदर चालू रह जाती है। मतलब अंदर वो फिर स्वप्न के रूप में चाहे चालू रहो या किसी भी प्रकार डायलॉग के रूप में चालू रहे, तो वो एक इनसाइड का स्टिमुलेशन बना रहता है। और वो स्टिमुलेशन बना रहता है तो फिर अच्छी या गहरी नींद नहीं आती है। तो ये दोनों प्रकार के स्टिमुलेशंस हमारे कम हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह गहरी नींद ले सकें। इन स्लीप प्रॉपर ऑल चीफ फंक्शंस आर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये तो हमने साइंस में पढ़ा है, हम स्कूल में भी हमने पढ़ा है कि भाई जब रात्रि को शरीर सो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड काम करती है ताकि जो दिमाग है हमारा, जो ब्रेन है, उसको आराम मिले। दिन भर में तो ब्रेन काम करता है। अब जैसे कि दिन में मच्छर ने काट लिया तो ब्रेन के ऑर्डर से हम मच्छर को उड़ा देते हैं या मार भी देते हैं।
अब रात को क्या होता कि रात को मानो कि मच्छर ने काटा, तो उस समय अभी ब्रेन जो है वो यहाँ एक्टिव नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरह बाहर के स्टिमुलेशन के अंदर ब्रेन भी एक्टिव होता रहेगा तो जो पर्याप्त मात्रा में उसको नींद लेनी है या गहराई से नींद में लेनी है वो हो ही नहीं पाएगा। तो नेचर ने दूसरा प्रोविज़न किया कि भाई अभी ब्रेन का काम जो है वो स्पाइनल कोड को दे दो। तो रात को जो है स्पाइनल कोड के अंदर ही मैसेज जाता है कि भाई मच्छर ने काटा, तो स्पाइनल कोड ही ऑर्डर कर देता है कि भाई उसको उड़ा दो, ये करो वो करो। तो स्पाइनल कोड ब्रेन का काम करता है। तो चीफ फंक्शंस यहाँ रात को स्पाइनल कोड का होता है। सो द हायर ब्रेन सेंटर्स आर रिलीज फ्रॉम कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल स्पेशलिटी and also internal memory section 2A and 2B stimuli, and there is no interference from the higher centers, so that the spinal cord centers can carry out their recuperative functions and store energies so much necessary for the functions of the body during the next day working hours. अब जैसे ये बताया इस तरह कि भाई स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन का काम कर लेता है, इसीलिए ब्रेन को आराम मिलता है, और ब्रेन को आराम मिलता है पूरा तो ही वो दूसरे दिन के काम के लिए वो एनर्जी जो है वो इकट्ठा कर सकता है। और ये जो रिक्यूपरेटिव जो फंक्शंस होते हैं, मतलब कि अंदर जो मरामत का काम होता है, रात को क्या होता है कि सेल्स जो है, सेल्स का रिपेयरिंग का काम मेन बॉडी के अंदर होता है। दिन भर में जो हम कामकाज करते हैं तो बहुत सारे सेल्स टूट जाते हैं, डैमेज होते हैं, उसका रिपेयरिंग का काम जो है वो रात को होता है। और वो काम जो है वो ब्रेन कर लेता है या ब्रेन के ऑर्डर के द्वारा होता रहता है अंदर, पर उस दौरान जो है ब्रेन आराम के अंदर रहता है। और जो मेमोरी सेक्शन जो है, जिसके अंदर मेमोरी है, वो भी शांत रहती है, स्टिम्युलेट नहीं करती रहती है, ताकि कोई अंदर नया विचार जन्म न ले। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, और इसीलिए नेचर ने ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसका फंक्शन दे के रखा है, ताकि स्लीप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस न हो पाए या ब्रेन ज़्यादा एक्टिव न हो पाए। सिम्टम्स ऑफ स्लीप। अब निद्रा के क्या लक्षण हैं वो यहाँ बताते हैं। These have been tested and experimented with and such symptoms have been listed. तो यहाँ जो निद्रा के जो लक्षण हैं उसको टेस्ट किया गया है, उसको जांचा परखा गया है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि उसके सिम्टम्स क्या है, और इसका फिर लिस्ट बना के दिया गया है। But the damaging effect come from the state of dreams. अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमें अंदर जो ड्रीम्स रात को आते रहते हैं, और वो ड्रीम्स एक सबसे बड़ा कारण जो है इंटरप्शन का, मतलब कि अंदर जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहता है और जो गहराई से नींद आनी चाहिए वो नहीं आती है। ड्रीम्स आते हैं, इसका मतलब ही ये है कि हम गहरी नींद के अंदर नहीं है। जब हमारी नींद वैसे तो 1.5 घंटे की साइकिल में चलते ही है, तो 1.5 घंटे की साइकिल में अगर वो डीप गई है, उसके बाद में वो नींद थोड़ी ऊपर आ जाती है, सरफेस पर आती है, तो उस समय जो है वो ड्रीम्स चालू हो जाते हैं, और वो ड्रीम्स जो है वो फिर चलते रहते हैं, तो फिर दोबारा उसको डीप में जाने नहीं देते, स्लीप डीप में नहीं जा सकती है। तो ये ड्रीम जो है वो हमारा लिए वो डैमेजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। वाई डू वी ड्रीम। अब हमारे अंदर ड्रीम क्यों आते हैं, ये तो बहुत बार लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये स्वप्न है क्या, और इतने सारे सपना पूरी रात भर, कई लोगों तो को पूरी रात भर जैसे अंदर पिक्चर देते हो ना, इतना ड्रीम्स, इतने स्वप्न चलते रहते हैं, और जब सुबह में उठते हैं तो फ्रेश होने के बदले एकदम थके थके उठते हैं। तो ड्रीम जो है वो हमारी एनर्जी खा जाती है, ड्रीम के ऊपर कंट्रोल आना ही चाहिए। तो यहाँ प्रश्न ये है कि वाई डू वी ड्रीम, हम क्यों ड्रीम, हमारे अंदर स्वप्न क्यों आते हैं। बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट वे ऑफ स्पेंडिंग द वर्किंग आवर्स, द 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर बीइंग यूजिंग
4 different types of energies are not used in proper proportion, and those that are not used that ought to have been used during waking hours judicially burst out in sleep state, bringing about dreams, restless sleep, tossing and turning. तो इस तरह जो रात को ड्रीम आते हैं उसका यहाँ एकदम क्लियर कट कारण बताया है कि हमारे अंदर जो यहाँ 4 डिपार्टमेंट शब्द वापरा है, हकीकत में वो हमारे 4 प्रकार के जो हमारे 4 सेंटर्स है ब्रेन के, IESM जो इसको हम केंद्र कहते हैं, वो जो चारों जो है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग, वो चारों का जो प्रोपोर्शनेट में उसका जो उसकी एनर्जी का यूज़ होना चाहिए वो यूज़ होता नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी एक में ज़्यादा रहती है, इसमें कम रहती है, तो वो जो अनइवन जो अंदर ये है प्रोपोर्शन है वो हमारे अंदर फिर स्लीप स्टेट के अंदर वो एक डिस्टर्बेंस के रूप में या फिर एक ड्रीम के रूप में आ जाता है। तो ये फिर एक रेस्टलेस स्लीप हमारे अंदर बन जाती है जिसके अंदर हम करवटें बदलते रहते हैं, टॉसिंग एंड टर्निंग। तो इस तरह की नींद जो है वो बेकार नींद है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पर मेन चीज़ जो ये है यहाँ समझने की बात ये है कि 4 जो हमारे सेंटर्स है वो चारों का राइट यूज़ होना चाहिए। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर अभी हम मानते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग ऑफिस में जाके काम करते हैं, थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिमाग से काम करते हैं, दिन भर में ऑफिस में काम करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल सेंटर का यूज़ कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल सेंटर का कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई दिमाग से काम करना मतलब इंटेलेक्चुअल आपके सेंटर का उपयोग कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल सेंटर्स के अंदर जो है वो आप जब काम करते हैं तो एक थोड़ी अंदर एक सभानता रहती है उसके अंदर, और दूसरी अंदर एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग समझ होती है। आजकल क्या करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, ज़्यादातर काम हमारा मैकेनिकल होता है और ज़्यादातर काम कंप्यूटर के ऊपर होता है जो रोज़ाना करते हैं। तो बस मैकेनिकल काम हो जाता है, ये एंट्री करनी है, वो एंट्री करनी है, ये करना है, वो करना है। तो जहाँ हमारा मैकेनिकल काम इतना हो जाएगा तो फिर इंटेलेक्चुअल सेंटर का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल सेंटर की एनर्जी है उसका उपयोग नहीं होता है। दूसरी इमोशनल सेंटर जो है उसका भी हम दिन भर में राइट यूज़ नहीं करते, और राइट इमोशंस तो हमें हार्डली अनुभव होते हैं। ज़्यादातर हमें जो अनुभव होता है उसको हम फीलिंग कहते हैं। फीलिंग अलग चीज़ है और इमोशन अलग चीज़ है। फीलिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म में होती है और बहुत सुपरफिशियल होती है। इमोशंस जो होते हैं उसके अंदर गहराई होती है। तो नॉर्मली हम फीलिंग को ही इमोशंस कह देते हैं। तो फीलिंग हमारे दिन में आती है, कोई गरीब को देख के ज़रा थोड़ा ऐसा लगता है कि, या फिर कोई ऐसा ट्रेजिक बात सुन के थोड़ा अंदर ये होता है, ये एक फीलिंग है। इमोशंस और गहरी चीज़ है। तो इमोशनल सेंटर का भी कोई ख़ास उपयोग नहीं होता है। सेक्स सेंटर का एक अर्थ क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी भी हमारे अंदर कहाँ है, हम तो मैकेनिकल दिन भर का जो काम है वो करते रहते हैं, क्रिएटिविटी तो कोई है नहीं। और जो मूविंग सेंटर है, अब आजकल मूविंग सेंटर तो लोगों का इतना कम हो गया है क्योंकि चलना फिरना घूमना सब इतना कम हो गया है। जो व्हीकल वापरते हैं, कोई स्कूटर वापरते हैं, कार वापरते हैं, कोई बस और ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं। तो मूविंग सेंटर का भी जो है राइट यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया है। तो चारों सेंटर्स की जो एनर्जी जो प्रोपोर्शनेट में यूज़ होनी चाहिए ये यहाँ नहीं होती है। और यहाँ तावरिया जी ये कहते हैं कि इसी का कारण जो है कि हमें ड्रीम्स आते रहते हैं, और वो फिर ड्रीम्स आते हैं तो फिर वो स्लीप भी रेस्टलेस स्लीप हो जाती है। व्हाट आर द डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑफ ड्रीम्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो स्वप्न आते हैं, उसकी बुरी असर हमारे शरीर के ऊपर क्या पड़ती है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क इन्वेस्टिगेशन से
that it leads to serious anxiety and agitation, loss of bodily weight, and if carried too far, a serious disruption of the entire personality. अब क्या होता है कि अगर आपके अंदर लंबे समय तक नींद अच्छी नहीं आती है और ड्रीम्स आते रहते हैं, स्वप्न आते रहते हैं, तो क्या आपको इससे नुकसान होगा? तो ये जो न्यूयॉर्क की एक हॉस्पिटल है माउंट सिनाई, उसके अंदर कुछ ऐसा रिसर्च किया गया था, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उनको पता चला कि जो पेशेंट के अंदर इस तरह की जो ड्रीम्स ज़्यादा आते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर सीरियस एंग्जाइटी और एजिटेशन डेवलप हो जाते हैं। एंग्जाइटी मतलब चिंता, उसके अंदर एक प्रकार की चिंता बनी रहती है, और एजिटेशन एक प्रकार की उत्तेजना, एक बेचैनी या उद्वेग इसके मन के अंदर। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़, दोनों चीज़ हम देखते हैं, जो हड़बड़ी में काम करते हैं तो उसके अंदर एक एजिटेशन हमेशा रहता है और एंग्जाइटी भी रहती है। जिन लोगों को काम ख़त्म करने का टारगेट दिया जाता है, इन लोगों के अंदर ये खास होता है कि भाई एक उनके अंदर एंग्जाइटी और एजिटेशन आ जाते हैं। तो ये एक इसका एक नुकसान है। दूसरा, लॉस ऑफ बॉडीली वेट। ऐसी व्यक्ति अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो उसका जो वज़न है वो कम होता जाएगा। और भी आगे इस तरह की ये ड्रीम्स की चलती रहती है सालों तक, तो और फिर ये हो जाएगा कि पूरी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर ही इसकी सीरियस असर हो जाएगी, और उसके अंदर कई प्रकार के अवरोध जो है, डिसरप्शन अंदर बनने चालू हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ड्रीम को हम इतना सीरियसली लेते नहीं है। ड्रीम्स आता है तो क्या है कि इतना हम इसके बारे में सीरियसली सोचते नहीं है, पर इसके बारे में खास ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि वो हमारी एनर्जी नई बनने नहीं देती है, तो इससे हमें जो दूसरे दिन काम के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम अच्छी तरह काम नहीं कर पाते हैं। This is all due to the working hours preceding sleep having been all lived incorrectly, and so dreaming arises and very little rest has been obtained in sleep. अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हम दिन भर में जो कुछ कामकाज करते हैं, वर्किंग आवर्स जो हमारे है, वो वर्किंग आवर्स के अंदर हम जो जीते हैं वो इनकरेक्टली, वो सही ढंग से नहीं जीते हैं। तो सेंटर के वाइज तो हमने देखा कि किस तरह है। दूसरी तरह भी देखें तो हमारा जो जीवन जो है वो इतनी कई बार कितनी भागाभागी वाला होता है, हर एक प्रकार का टेंशन वाला होता है। फिर खाने पीने का हमारा कोई ठिकाना नहीं होता है। जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को जो बाहर भागाभागी करते हैं, एक सेल्समैन जैसा काम करते हैं, तो उनको खाने का भी टाइम कभी मिलता नहीं है। 2 बजे का खाना 4 बजे खाते हैं, और फिर रात को 8-9 बजे के बदले 10-11 बजे लोग खाते हैं। तो ये पूरी जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ जाती है। और फिर खाने में भी क्या जो मिला वो वड़ा पाव खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, कहीं ये इसके ऊपर ठेले के ऊपर खड़े रह के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये जो एक लाइफस्टाइल है वो इसकी असर जो है वो हमारी निद्रा के ऊपर पड़ती है, और ड्रीम्स हमें आते रहते हैं। टू पुट इट इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज, द पर्पज ऑफ स्लीप इज द पीरियोडिक स्लीप स्टेट एज वन ऑफ क्वाइसेंस एंड रिलेटिव unrelatedness to the external environment, during which anabolic processes restore the organic energies previously depleted, and in which the I entity, one of the basic factors
in the whole human economy lapses into a state of unconsciousness. अब थोड़ा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये और इसके नीचे का पैराग्राफ में जो बताया है वो साइंटिफिकली ये स्लीप क्या है ये बताने का प्रयत्न किया है, पर उसको थोड़ा समझाना मुश्किल है। फिर भी हम ये ट्राई करते हैं। द पीरियोडिक स्लीप, पीरियोडिक स्लीप मतलब क्या है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमें अनुभव क्या होता है कि नींद आने से पहले पिक्चर्स चालू हो जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए नींद, एकदम गहरी नींद में नहीं चले जाते, थोड़ी देर के लिए एक पिक्चर्स आते हैं जिसके अंदर थॉट्स, वर्ड्स नहीं होते पर पिक्चर्स चलते रहते हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं इस तरह की पिक्चर्स देखते हैं और फिर धीरे धीरे करके नींद में चले जाते हैं, तो उसको पीरियोडिक स्लीप कहते हैं। तो द पीरियोडिक स्लीप स्टेट इज़ वन ऑफ क्वाइसेंस एंड रिलेटिव अनरिलेटेडनेस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दृश्य वाली जो निद्रा है, जो शुरुआत में जिस तरह के हमें दृश्य दिखते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर निष्क्रियता हो जाती है। तो हमारा बॉडी जो है वो अभी निष्क्रिय हो गया है, हमारा माइंड भी जो है, सेंसेस जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म सब्स्टिट्यूट हो जाती है। और जो बाह्य वातावरण से जो ये असंबंधित है, अनरिलेटेड जो है चीज़ें, वो चीज़ जो है उसमें ये कोई एनाबॉलिक जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, ऑर्गेनिक एनर्जी को पुनर्स्थापित करनी है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एनाबॉलिक प्रोसेस जो होनी चाहिए, मतलब कि रात को जो खाया है उसका सही ढंग से पाचन होना चाहिए और अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक वगैरह प्रोसेस होती है। अब जब नींद ढंग से नहीं आती है तो क्या होता है कि इसके अंदर ये एनाबॉलिक वगैरह प्रोसेस जो है वो ठीक ढंग से नहीं होती है। पर अगर नींद या नींद के लक्षण बताए तो नींद अगर अच्छी तरह आती है तो फिर ये एनाबॉलिक वगैरह प्रोसेस उसके अंदर चालू रहती है। और यहाँ जिसको हम आई कहते हैं, मैं कहते हैं, जो दिन भर में हम मैं करते रहते हैं, जो हमारी आई कॉन्शियसनेस है, वो आई कॉन्शियसनेस जो है वो एक प्रकार की बेहोशी की अवस्था के अंदर आ जाती है। मेरा मतलब कि रात को हमें फिर कोई होश नहीं रहता है, हमारा शरीर जो है वो बस पड़ा तो पड़ा, कुछ पता नहीं चलता है, फिर जब उठते हैं सुबह में तभी पता चलता है। तो ये आई कॉन्शियसनेस हमारी चली जाती है। इस प्रकार कुछ ये यहाँ स्लीप का पर्पज़, स्लीप का पर्पज़ बताते हैं कि भाई एक तो ये उसके अंदर जो खाया पिया है वो अच्छी तरह पाचन होना चाहिए, जो रिपेयरिंग जो अंदर होना ज़रूरी है, मरम्मत होनी ज़रूरी है, वो सब अच्छी तरह होना चाहिए। ये मतलब कि पूरा बॉडी को आराम मिल जाना चाहिए, ये स्लीप का पर्पज़ है। सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं रात को, ये इसका सब पर्पज़ है। फिर आगे कहते हैं द एबनॉर्मल काउंटर पार्ट ऑफ स्लीप विच वी एक्सपीरियंस मे बी described as a deformed substitute. Deformed substitute for this paradic state in which dream stimuli take place of external environment in irritating organic response in which consequently the proper anabolic process of a periodic nature are interrupted and full organic रिक्यूपरेशन इज़ प्रिवेंटेड। ये भी थोड़ी ज़रा अगली बात, डिफ़िकल्ट बात यहाँ भी की है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। ये सब उसके साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ निद्रा के बारे में कहा है, तो उसको ऐसा ये कुछ यहाँ कहना चाहते हैं कि निद्रा के दौरान जो हम एबनॉर्मल, असाधारण दूसरे भाग का अनुभव करते हैं,
उसे यह रहस्य वाली निद्रा की अवस्था की विकृत रचना कह सकते हैं। तो जो हमें जो यहाँ कहते हैं ना कि भाई एबनॉर्मल काउंटर पार्ट, तो उसका जो दूसरा भाग जो है वो कैसा हमें अनुभव को होता है उसके अंदर कि ये निद्रा, रहस्य वाली निद्रा की अवस्था में इसकी विकृत रचना, जो डिफॉर्म सब्स्टिट्यूट है, वो विकृत रचना उसको कह सकते हैं। इस निद्रा के दौरान जो स्वप्न आते हैं वो बाह्य वातावरण के उद्दीपन वाले होते हैं। तो जो स्वप्न में आते हैं उसके अंदर बाह्य वातावरण की भी असर होती है। जैसे कि भाई रात को ठंड होती है तो ठंड लगने से ऐसा होता है कि कोई ठंड के बारे में स्वप्न चालू हो जाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो स्टिम्युलेशन है वो भी कोई बार हमारे ड्रीम के ऊपर असर करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ न कुछ हमें इस तरह के ड्रीम्स उत्पन्न हो जाते हैं। और जो एनाबॉलिक चयापचय जो है वो नींद के दरमियान होनी चाहिए। और जो मरम्मत का काम, ये यहाँ जो कहते हैं ना कि भाई रिक्यूपरेशन ऑफ इज़ प्रिवेंटेड, तो ऑर्गेनिक रिक्यूपरेशन जो है, जहाँ वो अवयव की मरम्मत का जो काम है वो भी यहाँ उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। थोड़ी ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। और लास्ट में कहते हैं एंड दिस स्यूडो स्लीप इज़ रिलेटेड क्लोजली टू द प्रीसीडिंग वेकिंग स्टेट विच इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट ए स्यूडो अवेकननेस। तो ये जो कृत्रिम स्लीप है, कृत्रिम निद्रा है, उससे जो हमारी जागृति अवस्था जो है वो भी ऐसी स्यूडो अवेकननेस, स्यूडो जो जागृति है वो भी ऐसी कृत्रिम प्रकार की, मतलब कि हम दिन भर में जो जागृत होते हैं तो वो सही माने में वो जागृति नहीं है, वो एक स्यूडो अवेकननेस है। जिस तरह की हमारी स्लीप जैसी स्यूडो स्लीप होती है, इस तरह की जागृति भी स्यूडो है, ऐसा कुछ कहते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हैं। Nature and God had blessed the human being with two very useful mechanisms, that is a automatic action without conscious attention, what we call habit, automatic gears, and B, memory which never dies even after millions of years. There is nothing like bad memory, for such people do not forget the wrong done to them years ago, and they brood and wish to get even in their inner mental state. अब यहाँ एक दूसरी बात करते हैं कि भगवान ने दो चीज़ का हमें वरदान दिया हुआ है, दो चीज़ का मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है, हर व्यक्ति के अंदर। इसमें एक जो है वो अटेंशन दिए बिना भी हम कामकाज कर सके, ऐसी एक क्षमता, जिसको हम फिर हैबिट भी कहते हैं। तो कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो एक अटेंशन देना पड़ता है, कार सीखते हैं, स्कूटर सीखते हैं, तो स्विमिंग सीखते हैं तो अटेंशन देना पड़ता है। फिर जब वो चीज़ आ जाती है, जब उसमें परफेक्शन आ जाता है, तो फिर यहाँ अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये हैबिट हो गई और हम दूसरे विचारों में, ख्यालों में रहते हैं, फिर भी वो चीज़ आराम से कर लेते हैं। तो कार चलाते हैं तो शुरुआत में एक अटेंशन देना पड़ता है, फिर हम विचारों में गुम हैं और फिर भी गाड़ी आसानी से कार हम चलाते रहते हैं। तो ये एक हैबिट का एक ऑटोमेटिक एक्शन हमारे अंदर जो है वो भगवान ने दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो मेमोरी, माने कि स्मरण शक्ति या याद शक्ति। वो कहते हैं कि नेवर डाइज इवन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर। तो अगर मेमोरी एक बार अंदर उत्पन्न हो गई, एक विचार आया और उत्पन्न हो गया, वो विचार की मेमोरी कभी भी मरती नहीं है, चाहे लाखों साल हो जाए फिर भी मरती नहीं है। तो इस तरह ये जो मेमोरी है एक प्रकार की चिरंजीवी है, और योग के अंदर उसको ही संस्कार कहते हैं। तो मेमोरी सीड है, उसको संस्कार कहते हैं, मेमोरी नहीं, पर मेमोरी का जो एक बीज बन गया जिसके द्वारा दूसरे जन्म हमारे फिर निर्माण होते हैं। कि मेमोरी सीड है,
इसीलिए दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, बार बार जन्म हमें लेना पड़ता है। और योग का हेतु यही है कि जो मेमोरी सीड है उसको ख़त्म कर देना है। पर नॉर्मल कोर्स में ये ज़रूरी है कि ये हमारे अंदर ये मेमोरी काम करे। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है कि भाई विदाउट अटेंशन भी हम कामकाज कर सके और मेमोरी जो है वो मेमोरी का हम सपोर्ट ले। ये दोनों चीज़ हमारे नॉर्मल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि योग में जब आगे जाते हैं तब दोनों चीज़ों के लिए हमें इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। मेमोरी को भी किस तरह बाईपास किया जाता है वो सीखना पड़ता है, और अटेंशन जो है वो कितनी गहराई से हम दे सकते हैं, क्योंकि धारणा ध्यान वगैरह करते हैं तो गहराई का अटेंशन हमें चाहिए इनसाइड। तो वो दोनों चीज़ योग के अंदर फिर ये चीज़ बाधा बन जाती है, उससे ऊपर उठना पड़ता है। और वो आगे कहते हैं कि यहाँ कोई अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी ऐसी कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो लोग के अंदर ऐसी जिसको हम बुरी मेमोरी कहते हैं वो इस तरह घुस जाती है कि सालों साल के बाद भी वो चीज़ जो कुछ उनके साथ में गलत हुआ है वो कभी भी वो भूल नहीं सकते और उसको ही वो ब्रूट करते रहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर वही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। इस प्रकार के ही विचार चाहे कितने साल हो गए फिर भी जब ये चीज़ आज याद आ जाती है तो फिर उसका ब्रूडिंग चालू हो जाता है, अंदर से कोसना चालू हो जाता है। और वो व्यक्ति ऐसी चाहती है कि चाहे ये चीज़ मेरे मेंटल स्टेट के अंदर उतर जाए, तो वो एकदम उसके अंदर फिर अंदर उतर जाती है और वो चीज़ उसको काफ़ी नुकसान करती है, पर वो व्यक्ति समझता नहीं है। तो ये दो मैकेनिज़्म भगवान ने दिए हैं, वो हमें बहुत उपयोगी है, पर इसका लिमिटेशन क्या है वो भी अभी आगे तावड़िया जी बताते हैं। बट दिस मैकेनिज्म ऑफ हैबिट मेक्स लाइफ पॉसिबल, अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस ह्यूमन बीइंग टू डू एनीथिंग एंड वी वुड फाइंड लाइफ इम्पॉसिबल टू लिव। तो ये हैबिट के कारण ही हम एक साथ में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। तो एक हैबिट हो गई, इसके कारण हमारा इस तरह ये थोड़े ये इसमें आसानी हो जाती है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हैबिट से हम करते रहते हैं तो थोड़ी आसानी रहती है। दिस फाइन एंड यूजफुल mechanisms, like all good things the human being has abused, that is abuse. For example, atom power, which can make his life so happy and increase his well-being, instead makes him on the contrary to live in dread and dread his future as well. तो ये मनुष्य की खोपड़ी है, जो दिमाग है ना वो ऐसा शैतान जैसा है कि वो अच्छी चीज़ को भी बुरी बना देता है। चीज़ होती है अच्छी अपने आप में, जो कुदरत ने बनाया है, जो दिया है वो इतना अच्छा है, पर वो उसको भी विकृत बना देता है, उसका भी इतना दुरुपयोग करता है कि वो चीज़ आखिर में उसको ही नुकसान करती है। तो हैबिट जो है वो इसका जब दुरुपयोग होता है तो हैबिट फिर आदमी को इतना मैकेनिकल बना देती है कि वो जैसे मशीन जैसा बन जाता है। तो हैबिट एक अच्छी है, ज़रूरी है, पर अगर बहुत हैबिट बन हो जाती है तो आदमी फिर मशीन जैसा ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक एटम पावर का ये एग्जांपल देते हैं कि एटम पावर आदमी ने बनाया तो उससे तो वो उसकी लाइफ को और हैप्पी बना सकता था, पर उसने क्या किया कि उसका इतना दुरुपयोग किया है कि हमारा अभी तो फ्यूचर ही एकदम भयानक हो गया है, भयजनक हो गया है कि कल क्या होगा। कल कोई दो देशों के बीच में जो अगर न्यूक्लियर वॉर चल जाती है तो क्या होगा। तो ये सब जो इंसान ने अच्छी चीज़ जो है उसका भी इतना दुरुपयोग किया है और अच्छी चीज़ों के बदले इसमें से बुरी चीज़ें बना ली, जैसे शस्त्र वगैरह बना लिए, और वो ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बन जाता है। What happens when a human being abuses this fine mechanisms? अगर अभी ये इसका दुरुपयोग करते हैं व्यक्ति, ये दो mechanisms था, तो क्या होगा? He makes his entire life
automatic and he virtually lives like a machine, meaning if he had a main job in hand, his proper attention besides whatever is needed for force of habit is not on the main job, that is, his attention is directed in many other directions simultaneously by his sense organs, and each such activity is again performed under force of habit. अब ये एक यही बात है कि भाई अगर वो हैबिट से जीने लगेगा तो फिर वो मशीन जैसा हो जाएगा। तो एग्जांपल देते हैं कि भाई एक आदमी एक जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है उसके ऊपर उसका अटेंशन नहीं रहता है, और उसके साथ साथ में वो इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, उसकी जो पांचों इंद्रियां हैं वो काम करती रहेगी। बाजू के टेबल में कोई क्या बोल रहा है, किसका फ़ोन में क्या बात चल रही है, तो हमारा ये हम काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर टेबल के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर, पर बाजू में क्या गतिविधि हो रही है वो भी हमारा वहाँ भी ध्यान जाता रहता है। तो ये इस तरह का फिर एक इसका जो है वो इसका एब्यूज़ हो गया ये चीज़ का। ये क्यों होता है कि अंडर द फोर्स ऑफ हैबिट, एक हैबिट हो गई है, ये देखते हैं वो देखते हैं, थोड़ा काम कर लिया फिर इधर उधर, तो एक हैबिट हो जाती है और इसी तरह फिर हम जीते हैं और काम काज करते हैं। एज इफ दिस इज़ नॉट इनफ, द second useful mechanism of memory which should aid him profitably in life in many ways is also abused. अब जो ये मेमोरी जो है वो इतनी हकीकत में तो वो एक जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है, प्रॉफिटेबल है, ये चीज़ है जिसकी हम मदद के द्वारा काफ़ी जीवन को हम और अच्छा और उपयोगी बना सकते हैं, पर उसको भी हमने एब्यूज़ कर लिया, उसका भी दुरुपयोग कर लिया। वन रिमेंबर्स और फॉरगेट्स कन्वीनियंटली। अब ये हमारे अंदर एक ये मन की अंदर ये हमेशा चलता है, ये ब्रेन के अंदर, स्मृति के अंदर, कि जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखते हैं और जो नहीं याद रखनी है वो भूल जाते हैं। और कन्वीनियंटली, अब ऐसा है कि भाई किसी को पैसा देना है तो उसको हम कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, और जिससे पैसा लेना है वो कन्वीनियंटली हम उसको बार बार याद करते रहते हैं। तो ये एक स्मृति का खेल है और इस तरह स्मृति काम करती है। एंड दिस इज ट्रेस्ड इफ अ पर्सन इज ऑनेस्ट टू द इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सेक्स बैकग्राउंड एंड वॉट एवर प्रीडोमिनेट्स अकॉर्डिंगली इज द मेमोरी गुड और बैड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये एक चीज़ हम हमारे अंदर और दूसरे के अंदर देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं कि जो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सेक्स जो हमारा जो दायरा है, जो या जो ये तीनों जो हमारा चीज़ है, उसके अंदर जो चीज़ जो प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर कौन सी चीज़ अच्छी या बुरी के रूप में काम करती है, या हमारी मेमोरी बार बार उसके अंदर किस तरह जाती है, अच्छे या बुरी के रूप में, उसका हम यहाँ एक संशोधन कर सकते हैं। अगर हम ऑनेस्ट है तो हमें ऑनेस्ट रह के ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारी मेमोरी जो है वो कोई इमोशनल लेवल के अंदर जाती है, इमोशनल लेवल के अंदर अच्छा या बुराई का कुछ ख्याल करती रहती है, या इंटेलेक्चुअल लेवल के अंदर कुछ अच्छाई बुराई का ख्याल करती रहती है, या सेक्स के अंदर ये मेमोरी बार बार जाती है। तो इसका हमें ढूंढना पड़ेगा और इससे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ये हम जान सकते हैं। बट वॉट इज़ वर्स्ट अबाउट मेमोरी इज़ दैट इट लीड्स ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस टू ब्रूडिंग बैक और पास्ट, एक्यूमुलेटिंग and living either in the past or hopefully in the future। और सबसे बुरी बात यह है ये मेमोरी की कि वो हम कभी भी वर्तमान में नहीं रहती है, वो हमेशा या भूतकाल में रहेगी या भविष्य में रहेगी। तो भविष्य वो होपफुली
जिसके अंदर भविष्य के अंदर ये मेरा ये अच्छा होगा, ये होगा, मैं ये कर लूँगा, मकान बना लूँगा, ऐसी होपफुली फ्यूचर के बारे में मन सोचता रहता है, ये स्मृति का उपयोग होता रहता है। और कई बार क्या, ज़्यादातर तो हम ब्रूडिंग जो कि बैक में है या जो पास तो हो गया है, भूतकाल के अंदर जो चीज़ हो गई उसका हम ब्रूडिंग भी बार बार करते हैं कि चीज़ों को एनालिस करते रहते हैं कि भाई ये हुआ तो अच्छा नहीं हुआ, उसके बदले में मुझे ये कहना था, ऐसा मैं बोलता तो और अच्छा था। इस तरह ब्रूडिंग हमारे अंदर कांस्टेंट चलता रहता है। तो वर्तमान के अंदर तो हम हार्डली जीते हैं, वर्तमान के अंदर रहते ही नहीं है। चाहे हम कामकाज वर्तमान में कर रहे हैं फिर भी हमारा भूत और भविष्य चालू रहता है। अभी आप सुनते हैं पर ये वर्तमान है, पर उसके अंदर ही बीच बीच में आप भूत या भविष्य के अंदर चले जाते होंगे। इसके बाद क्या करना है, क्या जाना है, या कल क्या किया था। तो वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल है। अभी इस क्षण के अंदर हम नहीं रहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, पर टीवी देखते देखते विचारों में चले जाते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारा एक प्रॉब्लम है ये मेमोरी का। ए ह्यूमन बीइंग कैन बी इन ए proper state of awakeness when he is free from all this, that is if he or she can live only in the present। तो वो अगर प्रेजेंट में जीता है तो वो प्रॉपर स्टेट ऑफ अवेकननेस उसकी कहलाएगी, को वो जागृति की सही इसकी अवस्था है। और ऐसा होगा तो मतलब कि ये जो पास्ट और फ्यूचर के अंदर जो जीना है उससे हम मुक्त होंगे, तभी हम फिर वर्तमान के अंदर जी सकेंगे। The two mechanisms together, habit and memory, when a person keeps abusing, makes the waking hours use up disproportionately the energies available, and this in turn disturbs the normal process of sleep। अब जो ये है ये बात आगे भी आ गई है, पर यहाँ प्रिसाइजली ये हैबिट और मेमोरी के बारे में बताते हैं कि ये दो चीज़ जो है वो दोनों चीज़ में जो हमारी एनर्जी है वो सही ढंग में, सही मात्रा में यूज़ नहीं होती है। मतलब डिसप्रपोर्शनेटली उसका जो ये यूज़ होते हैं एनर्जी का उपयोग, तब जो है वो यहाँ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं निद्रा के दौरान। थस प्रिवेंटिंग द नेसेसरी रिक्यूपरेटिव processes so necessary to the human body and the refreshing aspect of sleep is damaged। तो यहाँ जो इस तरह का ये होगा तो क्या होगा कि जो अंदर स्लीप के दौरान ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रिक्यूपरेटिव प्रोसेस होनी चाहिए। मैं जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मरामत की या रीजनरेटिंग प्रोसेस जो अंदर होनी चाहिए, वो जो चीज़ जो है वो बनती नहीं है, वो प्रिवेंट हो जाती है, वो अटक जाती है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब है। तो यहाँ जो अंदर ये इस तरह की जो रिपेयरिंग जो है वो भी बंद हो जाता है। Which makes an individual tense, agitated, and from this vicious circle a person is never able to come out। अब ये उसके कारण क्या होगा कि स्लीप अगर उसकी डिस्टर्ब होती है, स्लीप के अंदर उसको जो डैमेज होता है उसके कारण वो व्यक्ति टेंशन में जीती है, उसके अंदर एजिटेशन बना रहता है। तो इस तरह का ये विशियस सर्कल के अंदर व्यक्ति रहता है। एक तो ये जो है कि भाई टेंशन है, एजिटेशन है, उसके कारण उसको नींद अच्छी नहीं आती है, नींद अच्छी नहीं आती है तो उसके फिर टेंशन और एजिटेशन बढ़ते जाते हैं। इस तरह विशियस सर्कल चालू रहता है और उसके बाहर व्यक्ति कभी भी आ नहीं सकती है। रादर डेली ही और सी एक्यूमुलेट्स दिस फैक्टर्स एंड मेक्स लाइफ एंड हेल्थ, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एसेट्रा मिजरेबल एंड वर्स फ्रॉम डे टू डे। और फिर उसके कारण ये होता है कि भाई ये डेली ऐसा होता जाता है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो हेल्थ है, उसका जीवन और उसकी जो हेल्थ है, और तीनों प्रकार की हेल्थ, इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल, ये तीनों प्रकार की जो हेल्थ वो बिगड़ती जाती है, वो मिजरेबल होती जाती है और डे बाय डे
रोज़ाना वो और ख़राब होता ही जाता है। सो इट कम्स टू पास दैट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डज नॉट live a rational, normal waking life, nor has recuperative, refreshing sleep. This is not so in animal life to this extent. अब जो व्यक्ति जो है वो उसके जागृति के जो उसका समय है वो उसके अंदर वो रैशनली वो जीवती नहीं है। रैशनली मतलब कि वो थोड़ा बुद्धि से, समझ से और अच्छी तरह जिसको कहते हैं इस तरह वो व्यक्ति जीती नहीं है। उसके जो जागृति के जो घंटे हैं, जो आवर्स है, वो इस तरह ऐसे जाते हैं जैसे ऊपर बताया, इस तरह टेंशन, एजिटेशन वगैरह में उसका जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसको ये रिफ्रेशिंग स्लीप जो है वो कभी भी नहीं मिलती है। पर कम से कम प्राणियों के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राणियों को कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है, उसके अंदर कोई एजिटेशन नहीं होता है। उसको एक बार खाना मिल गया और फिर वो लेट जाएगा, सो जाएगा, फिर जब उसको भूख लगेगी फिर उठेगा और शिकार करेगा। तो प्राणियों के अंदर ये सिस्टम हमसे बहुत अच्छी तरह काम करती है, स्लीप की सिस्टम। पर हमारे अंदर वो प्राणियों को तो पता नहीं, उनको तो ड्रीम आते होंगे या नहीं, ये भी एक विषय होगा जांच का। पर हमारे अंदर तो ये ड्रीम्स जो है वो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज ए ह्यूमन बीइंग इज़ हाफ कंप्लीट, ही और सी इज़ अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म, एंड अनलेस कॉन्शियसली दिस डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल होलनेस इज़ completed consciously, diligently through scientific yoga practices, there is no hope for a human being to be really a human being, a species of a superior type from what we are today. तो ये आगे भी ये बात तो वो बार बार करते हैं और आगे भी की है और यहाँ फिर से कहते हैं कि ये है, क्योंकि व्यक्ति अभी जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो बायोलॉजिकली कंप्लीट नहीं है, बायोलॉजिकली इसके अंदर होलनेस नहीं है, वो आधा उसका कंप्लीट है। मतलब भगवान ने उसको जो बनाया है वो इस तरह बनाया कि उसको जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसको दे दी है, और बाकी जो डेवलपमेंट है जो वो उसको करना है। इसलिए उसको सेल्फ इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग कहते हैं। मतलब वो खुद इवॉल्व हो सकता है, उसके अंदर ये पोटेंशियल दिया हुआ है कि जिसके द्वारा वो खुद ऊपर उठ सकता है। पर अभी जो है वो उसके अंदर जो सिस्टम दी है, वो जो कामकाज है वो आधा दिया हुआ है। उसको कॉन्शियसली, डिलीजेंटली साइंटिफिक योग करके ये बायोलॉजिकल होलनेस या कंप्लीट उसको करना पड़ेगा। और वो फिर ऐसे भी योग है कि वो व्यक्ति जो है कि एक अलग स्पीसीज, जैसे अलग स्पीसीज से आई हुई कोई व्यक्ति हो, इस तरह की बन जाएगी। पर ये आज ऐसा नहीं है। It is senseless to think of a superman or super race, nor was Christ or Buddha or Krishna a superman. अब यहाँ एक और गहरी बात उन्होंने कह दी है कि जो हम ऐसी बात करते हैं ना कि भाई ये सुपरमैन हो गए, और ये जो एक रेस थी, मतलब पूरी जाति थी, वो भी एक सुपर रेस थी, ऐसा जो कहते हैं। या फिर कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट या भगवान बुद्ध या भगवान कृष्ण सुपरमैन थे, ऐसी बात करना बेकार है, वो ऐसा कहते हैं यहाँ। बट एज स्टेटेड इन द लास्ट मीटिंग, ईच ह्यूमन बीइंग हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए गॉड। तो ये कहते हैं कि हकीकत में तो ऐसा है कि मैं और आप, कोई भी व्यक्ति जो है, रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति जो है, वो क्राइस्ट और बुद्धा या कृष्ण बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल भगवान ने दिया हुआ है कि वो इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि व्यक्ति खुद भगवान बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान बन सकता है, भगवान जैसा बन सकता है, ऐसे उसके अंदर एक क्षमता दी हुई है। जिस दिन हम इसका उपयोग करते हैं तब वो
व्यक्ति फिर तो ये जैसे क्राइस्ट या बुद्ध या कृष्ण वो तो शुरुआत में तो ऐसे ही थे, एक सामान्य व्यक्ति जैसे ही थे, पर वो फिर जो उनका पोटेंशियल था उसका उन्होंने उसको निखारा, उसको बढ़ाया, तो फिर वो क्राइस्ट बन गए, बुद्ध बन गए, कृष्ण बन गए। तो ऐसा है। बट फर्स्ट ही और शी हैज़ टू बी अवेक टू दिस पॉसिबिलिटी टू बी बायोलॉजिकली कंप्लीट एंड वर्क सिंसियरली इनसेसेंटली। अब ये यही चीज़ के ऊपर बार बुक रखते हैं कि भाई ये लोग भी जो बने हैं, तो पहले तो उन लोगों ने भी अपने को बायोलॉजिकली कंप्लीट बनाया था, उसके बाद में वो भगवान बने। तो हमें भी यही करना है कि हमारे अंदर ये जो पैसिव पॉसिबिलिटी है इस तरह की उसको जगाना है और हमें बायोलॉजिकली कंप्लीट बनना है, और उसके लिए हमें सिंसियरली काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब हम इस तरह कर सकते हैं। Here we are deliberately joining the Western and Eastern approach because both the West and East have devoted enormous time and efforts towards making a human body biologically more complete. तो कहते हैं कि यहाँ हम जो लोग पूर्व और पश्चिम के अंदर बड़े हो गए, मनीषी जैसे, महर्षि जैसे, वेस्ट यहाँ ईस्ट में तो बहुत हुए ही है, वेस्ट में भी कोई कोई ऐसे हुए हैं, तो जैसे सुकरात था और बहुत बड़े दूसरे लोग थे। तो ऐसे लोगों ने भी ये बहुत उसके अंदर संशोधन किया है, समय दिया है और ऐसी चीज़ें ढूंढ निकाली है कि जिससे द्वारा व्यक्ति बायोलॉजिकली कंप्लीट बन सके। Indeed, scientific yoga practices having started years ago are more advanced, but many of its practices are not explained clearly and scientifically in writing, but are given orally, and hence we take help of both sources to understand better. तो कहते हैं कि ये जो वेस्ट में तो जो हुआ उससे तो बहुत समय पहले इसमें ये सब चालू हो गया था, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह, इसका एडवांसमेंट बहुत आगे था इसके अंदर, ईस्ट के अंदर, ये मतलब अपने पूर्व के देशों के अंदर। और पर क्या था कि जो लिखा जाता था वो इस तरह नहीं लिखा जाता था कि भाई आप आराम से समझ सके, वो ऐसी भाषा में या इस तरह लिखा जाता था या आधा छोड़ दिया जाता था, ताकि फिर आप कोई इसके जानकार, कोई गुरु वगैरह है उसके पास जाके ये सारी चीज़ें सीख सके। तो इस तरह का हमारी ट्रेडिशन थी कि भाई इसको एक्सप्लेन क्लियर कट नहीं करते थे, खाली जैसे कि आज योग सूत्र है तो एक सूत्र है, उसको फिर बहुत गहराई से समझना पड़ता है कि ये योग सूत्र क्या कहना चाहता है। तो ऐसा छोटा एक एफोरिज्म होता है पर उसके अंदर बहुत सी गहराई होती है। तो ये फिर किसी के पास जानना पड़ता है। पर यहाँ तवरिया जी ने कहते हैं कि ये उन्होंने ये दोनों चीज़ का सोर्स लेके यहाँ ये हमें सब ये चीज़ें बता रहे हैं, मतलब जो लिखा हुआ है वो भी और जो ओरली उनको बताया गया है, उन्होंने जो सीखा है वो दोनों चीज़ यहाँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, समय हो गया है। नेक्स्ट वीक मतलब 21 को हम फिर से ऑनलाइन मिलेंगे और इस समय शायद जूम के ऊपर हम मिलेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आगे से दिया जाएगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।